हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट 2 मनुष्य में रुधिर परिसंचरण के बारे में बताया जाएगा। बच्चों, मनुष्य सहित सभी कशेरुकियों में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें रक्त बंद नलिकाओं में होकर के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और रुधिर हृदय से पूरे शरीर में भेजा जाता है और फिर पूरे शरीर के अंगों से वापस इसी हृदय में ही आता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वह गुलाबी रंग का होता है। एक पेशीय संरचना होती है, यह पंप की भांति कार्य करता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर का जो चौड़ा भाग हृदय का है वह अलिंद और नीचे का नोकीला भाग जो होता है वह निलय कहलाता है। और ऊपर के चौड़े भाग में अंतरा अलिंद पट के द्वारा दोनों अलिंद बंटे होते हैं, बायां अलिंद और दायां अलिंद। इसी तरह से नीचे की ओर जो दोनों निलय हैं, बायां निलय और दायां निलय, ये अंतरा निलय पट के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। जो निलय की दीवार होती है, जो अलिंद की दीवार होती है वो थोड़ा पतली होती है और निलय की जो दीवार होती है वह मोटी होती है। अब 4 कोष्ठ हैं। जो हृदय का जो दाहिना अलिंद है, दाहिने अलिंद में अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त ले आती है। यानी अग्र शिरा जो है ये सिर है और चेहरा, गर्दन और ये आर्म्स, भुजाएं हैं, वहां से रक्त को दाहिने अलिंद में ले आती है और वह कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। और जो पश्च महाशिरा है वह शरीर के निचले भाग से, जैसे पैर है या आरनाल हैं या वृक्क है, जननांग हैं, उनसे अशुद्ध रक्त को दाहिने अलिंद में इकट्ठा करती है। अब जब दाहिना अलिंद सिकुड़ता है तो वह रक्त दाहिने निलय में आ जाता है और दाहिने निलय में से निकलती है फुसफुस महाधमनी और उस फुसफुस महाधमनी के द्वारा रक्त शुद्ध होने के लिए दोनों फेफड़ों में पहुंचता है। तो एक ये रास्ता हो गया कि अलिंद में अशुद्ध रक्त आया और अलिंद से निलय में आ गया, निलय से फुसफुस महाधमनी द्वारा फिर दोनों फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और फिर उस रक्त को ऑक्सीजन मिल जाती है और वह रक्त शुद्ध हो जाता है। और फुसफुस शिराओं के द्वारा वह रक्त बाएं अलिंद में आता है और फिर बायां अलिंद सिकुड़ता है तो वह शुद्ध रक्त बाएं निलय में आता है और फिर बायां निलय जब सिकुड़ता है तो यह रक्त दैहिक चाप यानी महाधमनी जो होती है उसमें रक्त जाता है और फिर वह तमाम धमनियों में बढ़ करके शरीर के विभिन्न भागों में ये रक्त पहुंचता रहता है, शुद्ध रक्त। तो महाधमनी द्वारा ये बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और शिराओं द्वारा, महाशिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को दाहिने अलिंद में ले आया जाता है
तो इस प्रकार से बच्चों ये दोहरा परिसंचरण कहलाता है। यानी एक तरफ से रक्त जा रहा है और दूसरे रास्ते से रक्त आ रहा है। तो पहले यानी जितने भी मनुष्य या सभी स्तनधारी हैं उनका हृदय 4 वेश्म का होता ही है। तो पहले चरण में क्या होता है कि हृदय का दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है, फिर दाहिने निलय में आता है और दाहिने निलय से फुसफुस महाधमनी में और वहां से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। और दूसरे चरण में फेफड़ों से जो फुसफुस सिराएं हैं वह बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त को ले आने का कार्य करती हैं और फिर वहां से वह बाएं निलय में, बाएं निलय से रुधिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो इसको कहा जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण। अब हम बतावें, अब ये बोल दिए हम, लेकिन ये है कि इसको आप जो है अगर चित्रों के माध्यम से समझेंगे तो कुछ समझ में आवे कि कैसे ये जा रहा है रक्त और कैसे आ रहा है। यहाँ पर बच्चों मैंने एक दोहरा रक्त परिसंचरण का चित्र बनाया है और उसको ध्यान से आप देखेंगे और सब नाम लिखा हुआ है कि कहाँ पर फेफड़ा है, कहाँ बायां अलिंद है, कहाँ बायां निलय है, दायां अलिंद, दायां निलय और दैहिक धमनी, फुसफुसी धमनी, ये सब इसमें दिखाया गया है। तो ये चित्र देखें यार, दिखाई दे रहा है चित्र। देखिए नीचे की ओर बायां निलय, दायां निलय, ऊपर की ओर बायां अलिंद, दायां अलिंद है और दाएं अलिंद में से आप देखेंगे कि ये फुसफुस महाधमनी निकली हुई है जो फेफड़ों में बढ़ करके जा रही है और फिर जो है बाएं निलय से ये दैहिक धमनी है, महाधमनी है जो कहाँ जा रही है, वह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाने का कार्य कर रही है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि दोहरा रक्त परिसंचरण मनुष्य में किस प्रकार से होता है। दिखाई दे रहा है। अब हम आएंगे कि हृदय की जो बाह्य संरचना होती है वह किस प्रकार की होती है। तो बच्चों हृदय की पहले बाह्य संरचना का आप चित्र देखें और इसके बाद मैं बताऊं इसको। ये चित्र दिखाई दे रहा है। मनुष्य का जो हृदय होता है वह बंद मुट्ठी के आकार का होता है और यह वक्ष में थोड़ा सा बाएं की ओर तिरछा होता है। हृदय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसे अलिंद कहते हैं और निचला भाग नोकीला होता है जिसे निलय कहते हैं। ऊपरी भाग जो अलिंद होता है वह भी 2 भागों में बंटा होता है, बायां अलिंद, दायां अलिंद। इसी तरह से निलय भी 2 भागों में बंटा होता है, बायां निलय और दायां निलय। दिखाई दे रहा है। हृदय की दीवारों पर एक चीज दिखाई दे रही है, ये करोनरी धमनियां हैं। ये हृदय की दीवारों में रक्त ले जाने का कार्य करती हैं और दाहिने अलिंद और निलय, अलिंद के ऊपर अग्र महाशिरा बनाई गई है और नीचे की ओर पश्च महाशिरा बनाई गई है।
और बाएं भाग की तरफ आप देखें कि महाधमनी निकली हुई है और वो बटी हुई है जाकर के, और बाएं अलिंद में ये फुसफुस सिराएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये है मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना। तो मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में पाया जाता है, और जिस वक्ष के अंदर जिस गुहा में पाया जाता है उसे हृदयावरणी गुहा कहते हैं। और हृदय दोहरी झिल्ली से ढका हुआ होता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। और झिल्लियों के बीच में एक द्रव पदार्थ होता है जिसे हृदयावरणी द्रव कहते हैं या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह जो द्रव है यह झिल्लियों को आपसी रगड़ से बचाता है तथा हृदय की बाहरी आघात से सुरक्षा करता है। तो ये हृदय की बाह्य संरचना हो गई बच्चों। अब है हृदय की आंतरिक संरचना। तो हृदय की आंतरिक संरचना में हृदय की जब क्षैतिज अनुलंब काट की जाती है तो हृदय की आंतरिक संरचना में उसके चारों वैष्म दिखाई देते हैं। हृदय की भित्तियों के बीच कार्डियक मसल होती है जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, और इसकी भीतरी सतह पर एंडोकार्डियम तथा बाहरी सतह पर एपिकार्डियम होती है। निलय की दीवारें जो होती हैं वह अलिंद की दीवारों से मोटी होती हैं। तो दाएं और बाएं अलिंद को अलग करने के लिए जो अंतरा अलिंद पट होता है उसके पिछले भाग पर दाहिने की ओर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से जब आप देखेंगे तब दिखाई पड़ेगा कि फोसा ओवैलिस कहां पर है। ये दिखाई दे रहा है। ये हृदय का जो 4 कोष्ठ है बच्चों, ऊपर की ओर 2 हैं जिसमें दायां अलिंद है, बायां अलिंद है, और नीचे की ओर दायां निलय और बायां निलय है। दाहिने अलिंद में आप देखेंगे दाहिना अलिंद और बायां अलिंद जहां पर एक दीवार द्वारा सेपरेट होता है वहीं पर ये गाढ़े कलर का मैंने बनाया है, एक गाढ़ा निशान दिखाई पड़ रहा है, उसे ही फोसा ओवैलिस कहते हैं। दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अलिंद जो होता है अंतरा अलिंद पट द्वारा 2 भागों में बटा होता है, दायां अलिंद बायां अलिंद, वैसे ही निलय भी जो होता है अंतरा निलय पट द्वारा जो है बायां और दाहिने भाग में बटा होता है, दाहिना निलय और बायां निलय। बायां अलिंद बाएं निलय में खुलता है, दायां अलिंद दाएं निलय में खुलता है। बायां अलिंद बाएं निलय पर जहां खुलता है वहां पर एक द्विवलनी कपाट होती है, बाइकस्पिड वाल्व। और इस बाइकस्पिड वाल्व की बच्चों विशेषता होती है कि वह रक्त को अलिंद से निलय में तो आने देती है लेकिन निलय से वापस अलिंद में नहीं जाने देती है। ये दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह से दाहिने अलिंद और दाहिने निलय, यानी दाहिना अलिंद दाहिने निलय में जहां खुलता है वहां पर त्रिवलनी कपाट होती है। और इसकी भी विशेषता यही है
कि यह दाहिने अलिंद से रक्त को दाहिने निलय में तो आने देती है, लेकिन वापस नहीं जाने देती है। अब आप देखेंगे कि जो दाहिना अलिंद है, दाहिने अलिंद में दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं। अग्र महाशिरा जहां जो बनाई गई है उसके नीचे देखिए ये छिद्र है, अग्र महाशिरा छिद्र। पश्च महाशिरा दाहिने अलिंद में जहां खुल रही है वहां पर लिखा है पश्च महाशिरा का छिद्र। तो ये अग्र महाशिरा शरीर के अगले भाग से और पश्च महाशिरा शरीर के पिछले भाग से अशुद्ध रक्त को अलिंद में ले आने का कार्य करती है। और जब अलिंद सिकुड़ता है, दाहिना अलिंद, तो रक्त जो होता है वह दाहिने निलय में आता है। और दाहिना निलय जब सिकुड़ता है तो वह रक्त फुसफुस महाधमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां पर रक्त जाकर के शुद्ध होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। जब वह रक्त शुद्ध हो जाता है तो फुसफुस सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में, फुसफुस सिराएं दिखाई दे रही होंगी, बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आके भर जाता है। और फिर यह अलिंद जब सिकुड़ता है तो शुद्ध रक्त बाएं निलय में आकर भर जाता है। और जब बायां निलय सिकुड़ता है तो महाधमनियों में रक्त ये शुद्ध पहुंचता है और वहां से विभिन्न शाखाओं में बटी हुई धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये है हृदय की संरचना तथा हृदय की क्रिया विधि। दिखाई पड़ा बच्चों? इस तरह की ये संरचना हृदय की होती है। अब है एक चीज, धमनी, सभी धमनियां जो है शुद्ध रक्त बांटती हैं, लेकिन दाहिने निलय से जो फुसफुस महाधमनी निकलती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो फेफड़ों में ले जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। तो और उसी तरह से सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस जो सिराएं फेफड़े से आती हैं वो बाएं अलिंद में वह शुद्ध रक्त को ले आती हैं, उसमें ऑक्सीजन रहता है। और बाएं निलय से महाधमनी निकलती है जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में बांटने का कार्य करती है। तो हृदय की क्रियाविधि में जो है दो अवस्थाएं होती हैं, प्रंकुचन यानी सिस्टोल, अनुशिथिलन डायस्टोल। प्रंकुचन का अर्थ होता है बच्चों सिकुड़ना, अनुशिथिलन का अर्थ होता है फैलना। तो प्रंकुचन में हृदय का जो आयतन है वह कम होगा और दबाव अधिक पड़ेगा, जिससे रक्त हृदय धमनियों में पंप करता है। हृदय जो है धमनियों में रक्त को पंप करता है। और अनुशिथिलन में क्या होता है, हृदय का आयतन बढ़ता है, जिससे अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय में आता है। अब जब दोनों अलिंद रुधिर से भर जाते हैं, यानी बायां अलिंद और दायां अलिंद, दाएं अलिंद में अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा से अशुद्ध रक्त आके भर गया और बाएं अलिंद में फेफड़े से पल्मोनरी शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त आके भर गया। तो दोनों क्या करते हैं, एक साथ प्रंकुचन इनका होता है और इसी समय फिर निलय में अनुशिथिलन होता है, जिससे अलिंद से रक्त निलय में भर जाता है। यानी बाएं अलिंद का रक्त बाएं निलय में, दाहिने अलिंद का रक्त दाहिने निलय में आ जाता है। फिर दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, तो दाहिने निलय से जो अशुद्ध रक्त है
वह फुसफुस महाधमनी में चला जाता है और बाएं नीले से जो शुद्ध रक्त है वह महाधमनी में चला जाता है। तो इस तरह से जो फुसफुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त गया वह फेफड़ों में जाकर के शुद्ध हो जाता है और फिर वह शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराओं द्वारा वह हृदय के बाएं अलिंद में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से यानी प्रांकुशन और अनुशिथिलन क्रिया के द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और अशुद्ध रक्त आकर के एकत्रित होता है। तो इसी तरह हृदय जो क्रिया का उसमें आवाज आती है लब डब यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल की जो है। अब है हृदय का जो स्पंदन होता है वह 1 मिनट में 65 से 75 बार जो है वह पंप करता है। अब आता है बच्चों रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। जब अलिंद या जब जो है रक्त वाहिनियों की दीवार के विरुद्ध रक्त के बहने से दाब लगता है तो उसको हम कहते हैं रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है क्योंकि धमनियों में जो रक्त जाता है वह अधिक फोर्स के साथ जाता है, इसलिए वह दाब अधिक होता है और शिराओं से रक्त धीरे धीरे आके इकट्ठा होता है, इसलिए उसमें जो दाब होता है वह क्या होता है, कम होता है। तो जो प्रांकुचन का दाब है वह अधिक होता है, अनुशिथिलन का दाब कम होता है। तो प्रांकुचन का दाब 120 मिलीमीटर तथा अनुशिथिलन का दाब 80 मिलीमीटर, यानी ब्लड प्रेशर जो लिखा जाता है डॉक्टर लिखते हैं 120/80, यानी यह सामान्य ब्लड प्रेशर है। और इससे अधिक होता है तो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट कहा जाता है और इससे यदि कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर नापने के लिए यदि आप अगर हॉस्पिटल में गई हैं तो डॉक्टर देखती हैं कि एक मशीन ली रहती हैं और वो बेल्ट जो है आपके बाह में ऐसे लपेट देंगी और एक रहता है जैसे माउस होता है उस तरह का रबड़ का, उसको दबाती हैं इस तरह से और दबाते इस तरह से उसको दबाएंगी और दबाती हैं, पंप करती हैं और उसमें देखती हैं कि कितना जो है आपका रक्त दाब आ रहा है। तो वह जो मशीन है वह कहलाती है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अब एक चीज आके ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को हृदय रोग होने या इसकी शंका होने पर सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं और ईसीजी के द्वारा हृदय की कार्य विधि का अध्ययन करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं कि हृदय के निकट जो होता है विशिष्ट स्थानों पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और हृदय संकुचन के समय जो विभव, विद्युत विभव एससी नोड से उत्पन्न होकर हृदय के विशिष्ट संवाही पेशी तंतुओं से प्रवाहित होकर के और हृदय की पेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो विद्युत विभव जो होता है वह हृदय की पेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, तो उस विभव को हम नापते हैं। विद्युत विभव को यह अध्ययन के द्वारा पता चलता है और उसका एक कंप्यूटर में ग्राफ जो है टेढ़े मेढ़े खींच करके आता है और उसको डॉक्टर समझते हैं, हम आप नहीं समझ पाते हैं। और अगर दोष होता है तो उस ईसीजी ग्राफ से पता चल जाता है कि आपके हृदय में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो वह ईसीजी कहलाता है बच्चों। अब इसके बाद है लसीका। लसीका रुधिर वाहिनियों तथा उत्तकों के मध्य खाली स्थान में
एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है। एक्चुअली लसिका जो होता है वह रुधिर का छना हुआ भाग होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। क्योंकि रुधिर का प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कणिकाएं उन केशिकाओं की भित्तियों से छन करके ये उत्तक कोशिकाओं के बीच में इकट्ठा होती रहती हैं, तो उसे हम लसिका या उत्तक द्रव कहते हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, परंतु श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक मात्रा में होती हैं। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है, पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है और उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और वह एक दिशा में रक्त बहता या लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल बहती है। तो और लसिका के अंदर प्लाज्मा में जो घुले हुए सभी पदार्थ हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस आयन के रूप में, शर्करा है, एमिनो अम्ल है, वसी अम्ल है, विटामिन है, ऑक्सीजन है तथा अन्य गैसें हैं, ये पाई जाती हैं उसमें। हमारे शरीर में लसिका ग्रंथियां होती हैं, जैसे गर्दन में, बगल में तथा जांग आदि में पाई जाती हैं। अब लसिका तंत्र किसे कहा जाता है, तो लसिका एक विशेष प्रकार की वाहिनियों में बहता है और ये वाहिनियां लसिका तंत्र के निर्माण में सहायक होती हैं। लसिका तंत्र के अंतर्गत लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां, लसिका गांठें तथा लसिका अंग आते हैं। तो लसिका तंत्र के अंतर्गत ये आते हैं। लसिका केशिकाएं जो होती हैं वह जुड़ करके बड़ी लसिका वाहिनियां बना लेती हैं। इनकी दीवार पतली होती है और आप देखे होंगे, मैंने पढ़ाया था कि जो वसा का अवशोषण होता है वह आंख की दीवारों में जो अंगुलियों के आकार के उभार होते हैं, जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, तो वहां पर भी ये लसिका वाहिनियां यानी जिसे आच्छिर वाहिनियां कहते हैं वो पाई जाती हैं। लसिका दूध के रंग का होता है, इसे काइल भी कहते हैं। लसिका वाहिनियां जिन स्थानों पर जुड़ती हैं वहां पर गांठें बनती हैं, जिसको लसिका ग्रंथियां कहते हैं। और लसिका ग्रंथियों में श्वेत रुधिर कणिकाओं का एक प्रकार है लिम्फोसाइट, वो बनती हैं और लिम्फोसाइट के द्वारा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहता है। टॉन्सिल्स, थाइमस, आंत्र के लिम्फ नोड तथा प्लीहा, ये सभी लसिका तंत्र के अंग होते हैं। इसे प्लीहा में ही वो बनती हैं, लिम्फोसाइट जो है। इसके बाद है लसिका के क्या कार्य हैं बच्चों। तो अब लसिका कोशिकाओं में उपस्थित पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम आदि को पहुंचाने का कार्य यानी आदान प्रदान का कार्य करती हैं। कोशिका उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को लेकर रुधिर में पहुंचाती हैं। छोटी आंत में वसा का अवशोषण करती हैं। लसिका कोशिकाओं के चारों तरफ तरल पदार्थ रहता है, जिससे रसाकर्षण संतुलन बनाए रखती हैं। लसिका वाहिनियों में यानी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो जीवाणुओं का भक्षण भी करती हैं और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। तो ये है लसिका के कार्य। अब है रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है। तो जो रक्त है वह लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लसिका श्वेत रंग की होती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं सभी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं, लेकिन लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। और
जो रुधिर है उसमें न्यूट्रोफिल्स की मात्रा अधिक होती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा कम होती है, लेकिन लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा अधिक होती है और लिम्फोसाइट की भी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लसिका में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में उत्सर्जी पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और लसिका में उत्सर्जी पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो विलेय प्लाज्मा प्रोटीन्स अधिक होते हैं रुधिर में, किंतु अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होते हैं। प्लाज्मा में और लसिका में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन्स कम, अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन्स की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये है बच्चों लसिका और रुधिर में अंतर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लसिका और रुधिर में क्या अंतर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाओ तथा हृदय की क्रियाविधि को समझाओ। ये होमवर्क के लिए ये आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं हृदय की संरचना और उसके कार्य के बारे में, और रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया। इसी के साथ बच्चों आज की आर्ट के लिए खत्म होती है। गुड बाय, थैंक यू।